नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपीपीसीएस आर ए आर ओ के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे और हम लोगों ने राष्ट्रपति तक पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स और उसके प्रश्नों की प्रकृति के बारे में हम लोग समझ लिया था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। और उपराष्ट्रपति दोस्तों, एक प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हम जानेंगे वो प्रश्न कौन सा होता है। तो हम आप लोग आज से उपराष्ट्रपति शुरू करेंगे। और दोस्तों, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी प्लान बताया है, आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सफलता निश्चित रूप से मिले। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों, वो अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है। ठीक है, किसके? अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ठीक है, आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। ठीक है, ऑफिशियल रूप में। और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आपका जैसे 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है, ऐसे 63 के अंतर्गत 63 के अंतर्गत दोस्तों उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो यही जो प्रश्न है, यही बार बार रिपीट होता है। और इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आएंगे आगे। तो क्या है कि 19 जो आपका 64 है अनुच्छेद, उसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, जिसे हम पदेन सभापति कहते हैं। ठीक है, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, ठीक है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। कुल मिला के जब कोई व्यक्ति दोस्तों एक पद का निर्वहन करता है, वो दूसरे पद के लिए अयोग्य माना जाता है, या कह सकते हैं उस पद दूसरे पद के लिए वो जो है कार्य नहीं करता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में मतलब कार्य नहीं करता है, तो उसकी जगह दोस्तों आपका कौन? उपराष्ट्रपति ही कृत्यों का निर्वहन करता है। यह आपका अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। और इसकी ये बात कही गई है कि यदि उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तो उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे पॉइंट क्या है। आगे है 1907 आर्टिकल है दोस्तों। इसके अधीन सभापतियों को जो संदेह वेतन मिलता है, भत्ते, ठीक है, तो उसका हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब वो राष्ट्रपति के पद पर कर्तव्य कर रहा होगा, उस समय उसको जो भत्ते और वो मिलेंगे दोस्तों, वो आपके राष्ट्रपति के समतुल्य मिलते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। देखिए, राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति में निर्वाचित ही थे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के, और प्लस उसमें राज्य की विधानसभा भी थी। ठीक है, राज्य की विधानसभा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, उसके निर्वाचित सदस्य जो है, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। और दोस्तों इसमें आपका मनोनीत सदस्य भी होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? मनोनीत दोनों सदन। ठीक है, तो वहाँ क्या था? आपका सिर्फ निर्वाचित थे, लेकिन उपराष्ट्रपति आपके दोनों, कुल मिला के लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य जो है इसमें दोस्तों वोट करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोस्तों, वो भी सेम जैसे कि उसका होता है राष्ट्रपति का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ठीक है, और ऐसे निर्वाचन कैसे होते हैं? गुप्त होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से राष्ट्रपति का था। ठीक है, सेम अनुच्छेद 66 के तहत 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है दोस्तों, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 इसके आपके क्या है। देखिए, इसके लिए महत्व क्या है? राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, मतलब हो नहीं, लेकिन योग्य हो। ठीक है, आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन ये आपका है, ठीक है, दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता, ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। मतलब जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसके लिए इसको वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको जो है आपका वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उसके पद के लिए नहीं, बल्कि जो उसका कार्य था, राज्यसभा के सभापति कार्य होता है, उसके लिए जो है वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति आपका क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 67 के अनुसार दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, वो पद ग्रहण से की तिथि से 5 वर्ष। ठीक है, तो यही राष्ट्रपति का था। अनुच्छेद 67(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है अपना अपना जो है क्या बोलते हैं, पद त्याग का सूचना, उसी प्रकार से ये जो है दोस्तों किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और उसके राष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा
जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया गया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। कुल मिला के अगर देखिए अगर इस पर कोई समस्या हो रही हो, मतलब कि जैसे उपराष्ट्रपति अगर अपना स्वयं देता है पद त्याग, तब तो वो उपराष्ट्रपति को समझ करेगा राष्ट्रपति को, ठीक है। और अगर उसको हटाया जाता है, ठीक है, क्या हटाया जाता है, तो राज्यसभा ही ऐसा संकल्प पास करता है सर्वप्रथम, और वो राज्यसभा में ही तत्कालीन जो समस्त सदस्य हैं हमारे 250 हैं, तो उसके बहुमत मतलब कि उसके जो है 250 का जो आपका 50% +1 होगा, उस बहुमत से जो है उसको हटा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है उसको जो है लोकसभा में पेश करेगा, लोकसभा में इसको सहमत होती है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में, इसके लिए दोस्तों कोई महाभियोग नहीं चलता है, ठीक है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए महाभियोग था, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष पद को मिला के उपराष्ट्रपति को जो सो वो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, ठीक है। आगे देखिए ये कुछ आपके उपराष्ट्रपति से कार्यकाल था, आप देख लीजिएगा अगर देखना हो तो। अब दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनना है, अब देखिए मेन पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या प्रावधान है। अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। इन चीज़ों से दोस्तों आपका दो चीज़ हो रहा है, एक तो आपका चैप्टर वाइज टॉपिक कवर हो रहा है, और प्लस आपके जो है प्रश्न कैसे पूछे आते हैं, प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उन चीज़ों को भी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये घटनाचक्र की सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों के केवल नहीं, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल सही है, मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल बात सही है। और देखिए दोस्तों अप्रत्यक्ष मतलब ये होता है कि जिसमें जनता भाग न ले, ठीक है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। राज्य की विधाएं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती नहीं है, तो भूमिका कहाँ से निभाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन कार्ड है। कथन क्या है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता रखता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और कार्य क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है, हाँ ये बात दोनों सही है दोनों, इसलिए दोस्तों इसका ये व्याख्या भी है, ठीक है, इसलिए इसकी व्याख्या भी हो रही है। अब देखिए ये सब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये सब प्रश्न आपके रिपीट है। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसलिए मैं जो 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 प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों को हम छोड़ते चले हैं, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, टाइम आपका बचत होगा, ठीक है। नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ देखिए भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के बाद जो है क्रम में इसी क्रम रहता है। और उपराष्ट्रपति के पास जो है पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दायित्व होते हैं तभी तो, ठीक है, दायित्व नहीं है, ठीक है, नहीं है। हाँ दोस्तों ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं होते हैं, बात सही है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सभी चारों जो है उसका आपका कथन सही है। और देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिए कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, वह राज्यसभा का पद होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है ये कौन सा कथन गलत है, देखना है आपको। अब देखिए आप आराम छाटेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 45 वर्ष, यहाँ राष्ट्रपति कह रहा है, और उपराष्ट्रपति होता तो भी ठीक था, 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता दोस्तों, ये गलत है। इसका चुनाव आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आप लोग जानते ही होंगे भली भांति, ठीक है। आगे देखिए ये प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा, तो आपको मैंने बताया था कि राज्य आपका सभा है, ठीक है, तो उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा जो है प्रस्ताव आता है, और उसके अंतर्गत क्या होता है कि सदस्यों क्या होता है, बहुमत बहुमत से पारित कर दिया गया हो, और लोकसभा से जो है केवल सहमत हो, ठीक है। और एक बात और इसमें लिखी है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले
दी जाएगी। तो मतलब किसी को भी अगर दोस्तों हटाना है तो आपको 14 दिन पहले जो है उसको जो है सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रावधान है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? किसी राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि राज्य सभा की, ठीक है। तीसरा क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 साल होता है उसका। उसको उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। उसको एक उसको एक औपचारिक महाभियों द्वारा पद से हटा सकता है, बिल्कुल बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो देखिए, पहला सही है और आपका तीसरा सही है। तो कुल मिला के देखिए इसमें ऑप्शन है ही नहीं, कुल मिला के पहला चौथा है, तो कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सही नहीं है पूछा है, तो आप देखिए सही है नहीं पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपका सही है, ठीक है। तो इसे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप देखिए अगर सही नहीं है पूछ रहा है तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सन के सदस्य निर्वाचित होने की एकता होती है, ऐसा एकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सही नहीं है पहली चीज़, क्योंकि राज्यसभा का होना चाहिए। और दूसरा, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटा सकता है, ये बात भी सही नहीं है। तो इसका मतलब पहला और चौथा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। हम लोग सही देख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो आपका जो है केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। ये आपने देखा था। निम्न में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे तरह होती है जो उसका सदस्य होता ही नहीं है, कौन है? ये आपका राज्यसभा का है, ठीक है। देखिए राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? आपका उपराष्ट्रपति, और वह राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, योग्यता जरूर होनी चाहिए होने की, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, जरूरी है। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, देखिए आप देख रहे हैं। जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या उच्च, मतलब ऐसे उपराष्ट्रपति आपको बताने हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले किसी देश के राजदूत या उच्चायुक्त थे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन है और बीबी गिरी हैं, ये दोनों जो है ये दोनों आपके जो है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके यूएसएसआर के, ठीक है, किसके? यूएसएसआर के, जो सोवियत संघ था दोस्तों, उसके राजदूत थे पहले। तो इसका मतलब एस राधाकृष्णन हो गए। और जो बीबी गिरी हैं दोस्तों, ये आपके शिलोन, पहले श्रीलंका को आपको सिलोन बोलते थे, तो श्रीलंका के आपके उच्चायुक्त पद पर आसीन थे, ठीक है। इस प्रकार से आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी, ठीक है, ये आपके थे। और के आर नारायण दोस्तों, ये जो थे ये भी चीन में राजदूत रहे हैं, ठीक है, के आर नारायण, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों, चूँकि के आर नारायण के साथ बीडी जत्ती हैं तो ये आपके नहीं हो पाएंगे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन और पी बी गिरी, ये दोनों आपके राजदूत थे, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखिए किसने, तो आप यहाँ देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं। और आपके शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन फ़खरुद्दीन अली अहमद तथा नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं, इन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सुशोभित किया गया, ठीक है। तो आपके कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। कथन कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये जरूर दिखेगा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है, बिल्कुल बात सही है, अलग अलग होता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ आपको ऑप्शन देना है कौन सही नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता और मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे दोस्तों, आपके प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। तो आप थोड़ा राष्ट्रपति क्रम को भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, जो 1952 से लेकर 62 तक इस पद पर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए मोहम्मद हादी हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किस क्रमांक में है? तो दोस्तों ये आप मतलब फैक्ट है, आपको देखना हो देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपका ये 12वां क्रमांक था, ठीक है। आप इसलिए जो लिस्ट ऊपर दी है वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अब हम लोग नया टॉपिक है, उपराष्ट्रपति खत्म हो गया है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी दोस्तों इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं, ठीक है। किसमें? मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री सभी शामिल होते हैं। अगर हम मंत्रिमंडल की बात होती है दोस्तों, तो मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा शब्दों को,
मंत्रिपरिषद में सब आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में से केवल कैबिनेट आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 74 का जो ए है दोस्तों, उनके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये आपका प्रदान करता है 74 का 1, ठीक है। और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधान होगा आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को दोस्तों एक प्रकार से अधीनस्थ किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये शामिल किया गया था कि राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कुल मिला के ये आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका मतलब ये है कि देखिए 74(1) में तो प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है उसको सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद हो गया। अब मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का जो प्रयोग करेगा वो किसकी सलाह करेगा? मंत्रिपरिषद, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये क्या गया कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह को जो मंत्रिपरिषद देगी उसको एक बार पुनर्विचार करने के लिए जो है वापस कर सकेगा, लेकिन अगर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह जो है जो मिलती है वो उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 44वां, ठीक है। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है और क्यों दी है, तो ठीक है। कुल मिला के जो है आपका न्यायिक समीक्षा के बाहर है, ठीक है। अनुच्छेद जो 75 दोस्तों है आपका, ये 75 का 1, इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। अनुच्छेद 75 का 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है। तो कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? वो आपका 15%। किससे? लोकसभा की जितनी संख्या होती है उसके सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक आपके मंत्री नहीं बनेंगे मंत्रिपरिषद में। ये आप समझ लीजिए। किसमें कहता है आपका? 75 का भी कहता है, ठीक है। और संविधान 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो जो आपका जो 15% से अधिक वाला प्रावधान है ये आपका 91 अमेंडमेंट, ठीक है। ये पूछा जाता है दोस्तों किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार क्या कहा गया है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। दोस्तों प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको जो है हटा सकता है, ठीक है। ये होता है प्रसाद पर्यंत, ठीक है। मतलब उनकी इच्छा पर कार्य करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो आपका लोकसभा के प्रति, ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, ठीक है। किसका? मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल में कौन थे? केवल कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, और मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामतता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। कुल मिला के ये है, अनामतता का सिद्धांत से ये होता है कि कोई भी अगर कार्य कर रहा है कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो उसका दायित्व किसके ऊपर होता है? मंत्री के ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए अधिकारी द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से किसकी होती है? मंत्री की होती है, ठीक है। कोई आईएएस ने कोई निर्णय लिया है दोस्तों, तो उसका जो भी उसका निर्णय रहेगा तो उसका दायित्व किसका रहेगा? मंत्री करेगा, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ठीक है। जो आपका कैबिनेट सचिवालय है वो आपका सीधे किसके अंडर कंट्रोल होता है? वो आपका होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसका प्रशासनिक जो प्रमुख होता है दोस्तों वो कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड का सबसे अगर पूछा उच्च अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो आपका ये कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी संघ का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये प्रावधान क्या गया है? देखिए सो मंत्री आप किसी व्यक्ति को बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस मंत्री को उस 6 महीने के अंतर्गत किसी भी एक संघ का जो है सदस्य होना पड़ता है, अन्यथा की स्थिति में उसको जो है पद से हटा जाता है, ठीक है। तो यही 75 का 5 का प्रावधान करता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी का सदस्य नहीं होगा तो उसको जो है आपका मंत्री से पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? आपका राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। और संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। तो कुल मिला के 78 के अंतर्गत दोस्तों प्रधानमंत्री की कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को ऐसी सूचना दे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी, ठीक है।
ठीक है। वर्तमान में आपके मंत्रालय बढ़ गए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि 15 अगस्त सन 1947 भारत की आज़ादी के समय मंत्रालयों की संख्या कितनी थी, वो आपका 18 विभाग थे, ठीक है। ये दोस्तों मेन पॉइंट थे। अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। संघ की देखिए कौन सी शक्ति, कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति दोस्तों आपकी राष्ट्रपति में होती है, ना कि प्रधानमंत्री में, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी संघ का सदस्य हो, बिल्कुल सही बात, सही है दोस्तों। मैंने कहा कोई मंत्री हो, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर किसी चीज़ की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका तीनों बात सही थी। सिर्फ पहला आपका गलत आ चुकी, जो आपका कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों, वो आपकी किसके पास होती है, वो आपकी राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों वो आपका नियुक्त होता है, कौन करता है, वो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका, तो मुख्य दोस्तों आपका जो केंद्र सरकार है, केंद्र, ठीक है। तो उसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। इस प्रकार भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान क्या है, तो किसका दायित्व है, वो आपके प्रधानमंत्री के दायित्व दिए गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि संघ के कार्यकलाप या कोई भी सूचना हो तो वो आपको राष्ट्रपति को सूचित करें, ठीक है। राष्ट्रपति कोई सूचना मांगे वो दे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के प्रधानमंत्री कर्तव्य हैं 78 के अंतर्गत, ठीक है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो कैबिनेट में जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिसको आप मंत्रिमंडल कहते हैं। और मंत्रिमंडल दोस्तों इसका उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में किया गया है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। ये सब जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही उपयोग हुआ है, कहाँ हुआ है, तो 352 में हुआ है। और पूछा था कि संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो आपका 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है दोस्तों ये, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाला स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सलाह करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। भाई, किसी भी व्यक्ति को आप प्रशासनिक सलाह करने और बढ़ाने के लिए पूर्णतः नामित करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं था ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, प्रशासन सुधार आयोग 1966 की संशोधित के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन किया गया। तो 1970 में आपका दोस्तों ये विभाग आया था, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए आप, एन गोपाल स्वामी अयंगार संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को दी और ये कहा कि कार्मिकों की क्षमताओं की सुधार तथा संगठन एवं प्रक्रियाओं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी, किसने, आपके अयंगर ने, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपका दोस्तों आपका जो 1970 में एक नए कार्मिक विभाग का गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में चयन कर दिया गया और 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के अंडर लाया गया, ठीक है। और 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वयं प्रभार के तहत कर दिया गया, ठीक है। तो 1985 में वर्तमान में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका समग्र प्रभाव किसके अंतर्गत है, आपका प्रधानमंत्री के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये धीमे धीमे जो है मंत्रालय के अंतर्गत हटाकर प्रधानमंत्री के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों का चयन किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर, माफ करिएगा, ये आपके दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है, ठीक है, मंत्रालय का विभाग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत जाएगा, कैबिनेट सचिव नहीं। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह ही मेन होती है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, संसदीय हम लोग आप दोस्तों की पॉइंट को पकड़ेंगे ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। की पॉइंट आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये प्रश्न अगर आपको आ रहा होगा तब भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है, नहीं आ रहा हो तब भी। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक, ठीक है। तो कुल मिला के सर्विस आपको कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से नहीं की जाएगी दोस्तों, ये आपका राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, ठीक है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के
उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल बात सही है। प्रधानमंत्री संसद की उच्च सदन का दोस्तों मतलब है कि राज्यसभा का, और राज्यसभा का है तो अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, तो लोकसभा का सदन है ही नहीं वो, तो इसलिए जो है वो आपका नहीं दे पाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उन्हें पदच्युति की विशेष करता है? ठीक है। तो आपका जो 75 है दोस्तों, इसके अंतर्गत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पद मतलब कि पद से हटाने का जो वो है वो आपका प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अगर देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि जो भी बहुमत होता है तो वो आपके प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसको, बिल्कुल बात सही है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो देखिए लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो उससे मतलब नहीं है, तो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो जाए, ठीक है, तो वो आपका होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। ये प्रश्न देखिए, आगे लिखने में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री दोस्तों होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप सबसे व्याख्या देखिए। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है पहले जी। ठीक है। और उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर 6 माह के पश्चात ये आपका हट जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए आप थोड़ा सा थोड़ा ऑप्शन को देखिए पूरे। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल का सहयोग चयन कर सकता है। ठीक है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः, तो दोस्तों देखिए प्रश्न ऑप्शन आपके सभी सभी सही हैं, लेकिन जो आपकी इन चारों में ऑप्शन सही बैठ रहा है वो आपका यही है कि वो स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है। इसलिए इसका उत्तर दोस्तों ये होगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम छोड़ेंगे। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली का की सरकार की प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों एक संसदीय प्रणाली बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रदान करना, ये बात सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मंत्रिमंडल में आपके दोस्तों उच्च सदन के भी लोग आते हैं। ठीक है। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाब होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो आपका होता है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है दोस्तों? आपका ये होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है। किसके? लोकसभा के प्रति इसका उत्तर होता है। ठीक है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तर होती है? तो सामूहिक रूप से दोस्तों मंत्रिपरिषद आपका लोकसभा। ठीक है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत बिल्कुल सही है, और 75(3) के अनुसार ये बात भी सही है। ठीक है। तो ये आपका ये तीनों आपके ऑप्शन में 74 में दोस्तों इसकी बात नहीं की गई है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को साधने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व है वो आपका किसके प्रति होता है? वो आपका कुल मिला के लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है। लोकसभा, लेकिन चूंकि यहाँ दोस्तों ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ हम संस्कृत मार सकते हैं। ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों हम लोगों को वो ऑप्शन नहीं दिख रहा जो हमारे नज़र में होता है, इसलिए हमको वहाँ अपना अपने अंदर की जो वो होती है उसको ध्यान में रखते हुए सटीक उत्तर के पास पहुँचने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से, देखिए सामूहिक रूप से केवल लोकसभापति होते हैं। ठीक है। केवल लोकसभापति। अब देखिए यहाँ आपका संसद भी है लेकिन आपका लोकसभा यहाँ पे है, तो इसलिए हम इसको उत्तर मारेंगे। अगर लोकसभा नहीं होता तो हम इसका उत्तर क्या मारते? संसद मारते। ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, कथन दिया गया है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के प्रति उतय होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका ये है कथन, ये गलत है। सामूहिक रूप संयुक्त रूप से आपका लोकसभा के प्रति होते हैं, ना कि दोनों के प्रति। ठीक है। और कार्य क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय श्रृंखला के मंत्री बनने के लिए पात्र होते हैं। ठीक है। तो पात्र तो होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कार्य नहीं है। कार्य इसका नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन आर सही है, ये गलत है, लेकिन कार्य इसका ये नहीं है। ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख है नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आप देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है यदि निम्न सदन में बहुमत होता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। ये एक प्रकार से कोई आपका संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है। जैसे लोकसभा में बहुमत होता है, लेकिन किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है। इस कारण ये परंपरा हो गई है कि बहुमत होते ही आपका प्रधानमंत्री क्या होता है? त्यागपत्र देता है। ठीक है।
तो इस प्रकार से संविधान में कोई भी व्याख्या इसकी नहीं है, ठीक है। ये आपका विवेक होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो आपका किसके अधीन होती है, वो आपकी विधायिका के अधीन होकर कार्य करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये आपका संसद के प्रति नहीं होता है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रधान करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही प्रधान करते हैं। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपका 78 के अंतर्गत है। तो आपका 2 और 3 दोस्तों दोनों उसके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है भारत के मंत्रिपरिषद रख सकते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, वो आपका कौन सा है, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। चूंकि दोस्तों जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है उसके ही संदर्भ में विश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया था, ठीक है। तो संसद में विश्वास प्रस्ताव जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है, और इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद मतलब लोकसभा में ही स्वीकृत किया जाता है, ठीक है, और वहीं अस्वीकृत, ठीक है। इस प्रकार से राज्यसभा में नहीं होता, ठीक है। और लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए ये प्रस्ताव जो है लाया जाता है, ठीक है, ठीक है सो। और लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये बात भी सही है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रश्न को देखिए आप। आगे प्रश्न जो रिपीट है दोस्तों उसको हम लोग नहीं करेंगे। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो आपका स्पीकर। भाई लोकसभा का सर्वोच्च सदस्य कौन होता है दोस्तों, आपका स्पीकर होता है। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 50 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, 1/10 होती है, ठीक है। लिखा हुआ है कि लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, ठीक है, प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, भारत ने अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कदम विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बात सही दोस्तों, ये आपका संविधान में उल्लेख नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में स्थापित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों इसके उत्तर हैं, ठीक है, दोनों इसके उत्तर हैं। ये एक प्रकार से दोस्तों आपका एक प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसलिए इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन एक सही स्थिति नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति उनको एक प्रकार से देता है विकल्प कि आप कुछ समय के लिए या किसी और किसी और पार्टी को सरकार बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो पहली प्रक्रिया आपका राष्ट्रीय शासन नहीं होता है, ठीक है। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे, वो आपके कैलाशनाथ काटजू थे। कैलाशनाथ काटजू आपके पहले विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे और बाद में जो है गृह मंत्री बने थे और फिर उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो आपके कौन थे, कैलाशनाथ काटजू, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे आपके, तो आपके दोस्तों आपके देखिए यहाँ देखिए, वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है आपके वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है। और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम जॉन मथाई से जाएंगे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आप कौन थे, षणमुखम शेट्टी थे, ठीक है। तो ऑप्शन अगर नहीं है तो हम ऑप्शन के सटीक उत्तर जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, कानून मंत्री। तो कानून मंत्री आप कौन थे, वो आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है, ये सबको पता होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रश्न देखिए जरा, निम्नलिखित में से किन लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतिम सरकार से भिन्न था। तो देखिए भिन्न मतलब ये था कि पहले वो लोग अंतिम सरकार में क्या बनाए गए थे, अब बाद में क्या बनाया गया। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C.H. भाभा, सरदार वल्लभ सिंह, इन लोगों को जो है मंत्रालय दिया गया था। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को आपको खाद्य एवं कृषि, C.H. भाभा को वाणिज्य और बलदेव को अच्छा। लेकिन जब अंतिम सरकार जब बनी दोस्तों, तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो खाद्य और कृषि था, और C.H. भाभा खान को विद्युत कार्य, ठीक है, बलदेव सिंह को रक्षा। तो कुल मिला के तीनों सही था, ठीक है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, ये दोस्तों आपके भारत के व्यक्ति के अनुसार 12वें प्रधानमंत्री आपके H.D. देवगौड़ा थे, ठीक है। आगे देखिए,
ये दोस्तों कार्यक्रम है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? आप लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु ताशकंद समझौता जो हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ 1966 में हुई थी, ठीक है। ये आज सस्पेंस रहा है कि मृत्यु कैसे हुई उनकी। निम्नलिखित में से किस एक से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री हुए हैं? दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू, ये आपका एक से अधिक बार हुए हैं। इंदिरा गांधी भी हुई हैं 2 बार, नंदा हुए हैं, हाँ। तो आपके सभी सभी जो प्रधानमंत्री दोस्तों थे, आपके 2 बार हुए हैं, ठीक है। किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, देखिए प्रश्न क्या है, किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक के बाद सुशोभित किया है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री आपके दोस्तों नहीं थे, ठीक है, आपके ये नहीं थे, ठीक, ठीक है। आगे देखिए आपके गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय के अंतर की बात, देखिए समय अंतर पूछा है दोस्तों, लगातार नहीं पूछा है। तो आपके जवाहरलाल नेहरू लगातार थे, ठीक है। तो समय के अंतर के अंतर्गत गुलजार नंदा थे, इंदिरा गांधी थी और वाजपेयी जी रहे, ठीक है। तो सब प्रश्नों को देखिए, मैं भी कंफ्यूज हुआ अभी, प्रश्नों को आप लोग आराम से देखिए, समय के अंतर पूछा, ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु इसके बार हुई थी, ये आपने देखा था अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपके जो चंद्रशेखर दोस्तों थे, ये आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है, देखिए उदारीकरण, निजीकरण और उपमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री पर लाई गई थी? वो आपके दोस्तों नरसिम्हा राव, बहुत महत्वपूर्ण। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और औद्योगिक नीति की जो है घोषणा की, और इनके द्वारा जो है आपका उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, ठीक है, नीति अपनाई गई थी। तो कौन थे आपके? नरसिम्हा राव, ठीक है, 1991 में, ठीक है। आगे देखिए, कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे ही नहीं, सदस्य थे, ठीक है, लोकसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो आपके चंद्रशेखर थे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आपको दोस्तों देखिए ये देवगौड़ा, आई के गुजराल और मनमोहन सिंह, ये आप कौन थे आपके? ये आपके राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर दोस्तों ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, ये वित्त मंत्री थे, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ये IMF के जो है प्रतिनिधि थे, लेकिन ये जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो दोस्तों, ये आपके असम से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ठीक है। ये आपका करंट क्वेश्चन था उसमें। अब दोस्तों देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रश्नों को आप देखिए, ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति दोस्तों आपकी, मैंने बताया आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में, ठीक है। और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड को पद अध्यक्ष होता है, नहीं, उसका कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। तो आपके दोनों उत्तर जो है दोस्तों गलत है, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद का जो सृजन है, ये आपका संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, अब आगे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको देखिएगा। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, किसका? कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो बात सही है, संविधान में नहीं उल्लेख है। कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री के समय की जरूरत एवं फैसले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों। तो ये दोस्तों गलत है, अगर समिति के सदस्य हैं वो तो अध्यक्ष जरूर होंगे, ठीक है, ये पोर्टफोलियो होता है। और चौथा क्या है? संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये अगर सदस्य होंगे तब तो अध्यक्ष होंगे, बाकी अगर सदस्य नहीं है तो उसके अध्यक्ष नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये उत्तर दोनों लास्ट गलत आएंगे, बाकी सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो संघीय जो दोस्तों मंत्रिमंडल था उसका पुनर्गठन आपका गोपाल स्वामी अयंगर के अंतर्गत आपका हुआ था, ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य होते हैं? तो दोस्तों मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, तो बिल्कुल बात सही है, मंत्रिमंडल आपके बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी करता है, और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन मंत्रिमंडल नहीं कर पाता है, ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन साफ साफ गलत है, दिख रहा है आपको सामने सामने। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल आपके होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। वैज्ञानिक जो होता है आपका, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो सुरक्षा समिति का जो प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष से किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद था दोस्तों, वह आपका 1951 में, ठीक है, क्योंकि 1950 में आपका जो है संविधान बना और 1991 इसका पद का गठन हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में सुमेल नहीं है? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये आपका जो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनको शांतिवन जहाँ दफनाया गया है, मतलब जहाँ इनकी वो है समाधि है। लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल है। राजीव गांधी की इसमें कर्मभूमि नहीं है। राजीव गांधी की है आपकी वीर भूमि। कौन सी? वीर भूमि है। और जो कर्मभूमि है दोस्तों है, ये आपकी है राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उनकी थी, ठीक है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ये आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों दिया था। ये 1964 में, जब 65 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, खाने की बहुत दिक्कत थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने इनाम दिया था। दोस्तों अब आपका न्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये टॉपिक आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज इतना कवर करने का प्रयास किया था, और मुझे लगता है आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों अगले टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।